स्वागत है आप सभी का नॉलेज हट में। और आज हम लोग 10 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसे हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। और बहुत बार ये सवाल जो है सो एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ इसे समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखते हैं ओम्स लॉ की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, किस प्रकार का इसका सिचुएशन है। ओम्स लॉ की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। नॉर्मली ओम्स लॉ जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन होता है, और ये दोनों रिलेशन एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है इस रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ए बी एक कंडक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। किसी भी कंडक्टर का दो पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो ओम्स लॉ हमारा कहता है कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर करंट flowing through a conductor is directly proportional to potential difference। हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जिस अमाउंट में करंट फ्लो होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जिस अमाउंट में करंट फ्लो होगा उसी अमाउंट में पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रेजेंट होगा। हम लोग समझते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में हम लोग लिख सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, और ब्रैकेट में लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब आगे की बात करते हैं। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V को हम लोग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट वहां पे रखना होगा। तो V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, ये R हमारा कांस्टेंट है, ये R हमारा कांस्टेंट है जिसे हम रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। V इक्वल टू IR। अब यहां से हमें तीन रिलेशन मिलता है। अगर हमारे पास I और R गिवन दिया हुआ हो तो हम लोग V कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमारे पास V और R दिया हुआ हो तो वहां से हम लोग I कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग I इक्वल टू V बाई R। अब तीसरे की बात करते हैं। अगर हमारे पास V और I दिया हुआ हो तो हम लोग वहां से R कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ओम्स लॉ का रिलेशन हो गया है। अब हम लोग टर्म बाय टर्म समझते हैं। ये कांस्टेंट हमारा R जो है, तो ये रेसिस्टेंस होता क्या है, ये कांस्टेंट का रोल क्या है। एक्चुअली में अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, तो अभी जो प्रेजेंट में हम लोग पढ़े हैं ओम्स लॉ, थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि कोई कंडक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। अगर ए से बी के बीच में करंट का टोटल अमाउंट 20 एम्पियर हो, अगर ए से बी के बीच में करंट का टोटल अमाउंट 20 एम्पियर हो तो कंसीडर कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट होगा, ठीक है। और अगर किसी कारणवश अमाउंट ऑफ करंट हमारा डिक्रीज कर जाता है, सपोज करते हैं कि ये हमारा 10 एम्पियर हो जाता है, ये हमारा 10 एम्पियर हो जाता है, इन द सेंस कि ये 50% डिक्रीज कर गया, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी 50% डिक्रीज करके 7.5 वोल्ट हो जाएगा। और अगर किसी कारणवश हमारा अमाउंट ऑफ करंट
40 एम्पियर हो जाता हो, ठीक है, तो ये इंक्रीज किया, 2 टाइम्स इंक्रीज किया, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 टाइम्स इंक्रीज होके 30 वोल्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू साइंस हम लोग किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं तो वहां से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, क्योंकि साइंस कहता है कि किसी भी चीज का हमें प्रूफ चाहिए थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसके लिए हमारा अगला क्वेश्चन होगा एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।